आईवीएफ सेंटर में मनचाहे बच्चे आते हैं, लड़का लड़की चूज होता है। बेबी का सेक्स होता है वो स्पर्म डिसाइड करता है, एग नहीं डिसाइड करता है। मतलब मर्द ये डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। अच्छा, ये आईवीएफ सेंटर में मनचाहे बच्चे आते हैं, मतलब वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि आई कलर चूज कर लेंगे, नहीं ऐसा अभी वहाँ इंडिया में नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँची है। ओके। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू बच्चे ज़्यादा सेफ कहाँ पर है? क्योंकि मैंने एक आईवीएफ पॉडकास्ट किया था, सो शी टोल्ड मी कि जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग बच्चे, हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं। ये कर सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डिजीजेज हों, जैसे सिंधीज़ में थैलेसीमिया काफ़ी मिलता है, तो हम मैरिज से पहले जेनेटिक काउंसलिंग एडवाइस करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पूरी दोनों तरफ फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, तो ऐसे कुछ जेनेटिक हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एम्ब्रियोज़ में देख करके, एम्ब्रियो की टेस्टिंग करके। बट ये नहीं है कि आप उसके बेसिस पे आँख का कलर, बाल का कलर, हाइट ये सब चूज़ कर सकें। कुछ बेसिक मेडिकल डायग्नोसिस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लड़का लड़की चूज होता है पर इंडिया में नहीं होता है, बाहर होता है। मुझसे किसी ने कहा था कि आईवीएफ वालों में अक्सर आप देखना लड़के लोग पैदा होते हैं। मैं तो कहने वाली थी लड़की ज़्यादा पैदा होती हैं, बट आई थिंक इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। जो बेबी का सेक्स होता है वो स्पर्म डिसाइड करता है, एग नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि एग सारे एक्स होते हैं। अब वो स्पर्म एक्स आ रहा है कि XY आ रहा है, मतलब मर्द ये डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। जो औरतों पे बोझा डाल दिया जाता है इस बात का, एक्चुअली वो आदमी से डिसाइड होता है। तो मतलब औरतें कई सदियों तक जो गाली खा रही थी या प्रेशर झेल रही थी, फंड में बिना साइंस की वजह से, मर्द है। बट मर्द भी लॉजिकली कहाँ डिसाइड करता है? उसको ऑप्शन थोड़ी ना कि दिमाग में तुमको ऑप्शन मिला कि लड़की होगा लड़का होगा। हाँ नहीं, ऑप्शन थोड़ी मिल रहा है, वो तो स्पर्म चूज कर रहा है। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इट कुड बी एग, क्योंकि ऐसा है साइंस कहती है। इसको आप फाइनली जो वो कॉन्सेप्ट थ्योरी बनाई गई थी कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, भगवान का ही आशीर्वाद होते हैं एक्चुअली। हाँ, वहीं से सारा डिसीजन हो रहा है कि ये लड़का होगा या लड़की होगा। हाँ, बट हाँ, इंडिया के बाहर आप जेनेटिकली टेस्ट करा के कुछ कंट्रीज में यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा सेक्स चाहिए। बट इंडिया में PCP NDT लॉज के अगेंस्ट इट इज़ नॉट लीगल एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, किसी को अगर ट्विंस चाहिए हो तो क्या IVF में ट्विन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम सक्सेस मैक्सिमाइज करने के लिए काफ़ी सेंटर्स में ढेर सारे एम्ब्रियोज एक साथ डाल दिए जाते हैं। तो अगर 2 इम्प्लांट करके तो ट्विन्स हो जाएंगे। आजकल की जो नई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, बट पहले ये होता था कि बहुत सारे कर दिए जाते थे। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या IVF के थ्रू ज़्यादा ईजी एंड सेफ क्या है? IVF babies are as healthy and as safe as non-IVF babies. But is it a painful process? इंजेक्शन लगते हैं 10 दिन, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लस ऑल्सो बिकॉज फेलियर काफ़ी हाई होता है, तो मतलब बेस्ट ऑफ सेंटर में आप 35% बोल सकते हैं, उससे ऊपर एलिवेटेड नंबर्स हैं। तो इंजेक्शन लगने में लॉस का जो रिस्क रहता है, आप इतना एनालाइज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इमोशनली भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इतने खुश रहते हैं कि why not? I mean, if somebody wants a baby and we have the technology to make it happen, why not? What is the weirdest question someone has asked you? मेरी वाइफ का साइलेंसर गोरा कैसे करें? ये काफ़ी पुराना है पर मैं इसको भूल ही नहीं सकती हूँ। ऐसे काफ़ी अनोखे DMs आते हैं मेरे पास। लड़कों में भी कोई G-spot होता है? लड़कों में एक P spot होता है एक्चुअली। जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई। G-spot जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है, एंड एक्चुअली इसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर जाएं तो प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से G-spot को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों ने प्रोस्टेट ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेज़म ऑफ देयर लाइफ, बट थोड़ा पेन इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपको एनस के थ्रू जाना होता है, तो मशक्क़त है। 90% लड़कों को नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होता है, P-spot क्या होता है, नहीं पता होता है। हमने भी एनाटॉमी पर पढ़ा था तब थोड़े ऐसे होश उड़ गए थे। थोड़ा सा लड़कों के लिए या ओके, यहाँ पे अगर एक ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो ग्लैंड है। मुझे खाली ग्लास मिलेगा, दैट विल बी ईजियर, और अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर एनस ऐसा है और यहाँ पे एक ग्लैंड है,
अगर आप फिंगर डाल के उसको, मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, नेवर माइंड, यहाँ पे एक ग्लैंड है अगर आप उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करें तो ऐसा किया जा सकता है. डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है. एंड इस इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से जो आगे की ग्लैंड है, प्रोस्टेट का काम होता है कि जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है. तो उसका ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन के जो पाथवे में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो आप बेसिकली डायरेक्ट टू सोर्स जाके ऐसे हेलो कर रहे हैं एज अपोज टू कि एंड प्रोडक्ट क्या है वहाँ तक आ रहे हैं. What is this PCOS and PCOD in women? दोनों एक चीज़ होती हैं. काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है PCOS PCOD अलग चीज़ होती है. इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग. जब मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में थी तो इसको स्टीव लेवेंथॉल सिंड्रोम बोलते, स्टाइन लेवेंथॉल. मैं जब मेडिकल कॉलेज में आई इसको PCOD बोला गया, अब इसको PCOS बोलते हैं. जैसे जैसे हम डिजीज़ को समझ रहे हैं नाम बदलता जा रहा है. बेसिकली क्या होता है कि आपके ओवरीज को हर महीने एक हार्मोन का सर्ज आता है जिससे वो एक अंडे को निकालते हैं, एक लिटरली एक थप्पड़ मार के बाहर निकालते हैं उसको. पर PCOS में हार्मोन सही से नहीं आ पाते हैं, डिसरेगुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो थप्पड़ तक का गुस्सा नहीं पहुंच पाता है ओवरी में. ओवरी ओवरऑल गुस्सा रहती है पर वो एक पीक गुस्सा नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिए. ये LH सर्ज एक हार्मोन की आनी चाहिए, दैट डजंट हैपन. एंड ओवरऑल हार्मोनल डिसरेगुलेशन हमेशा बना रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सर के बाल गिरने लगते हैं, शरीर में बाल बढ़ जाते हैं. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं, पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं. वेट गेन बहुत ईजी हो जाता है, वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी भतेड़ी हार्मोनल लोचेबाजी हो जाती है बेसिकली. किसी ने कहीं मैंने सुना कि अगर 3-4 लड़कियां साथ रहती हैं तो उनके पीरियड्स के डेट भी आसपास आते हैं. स्टेटिस्टिकली ऐसा हमेशा होगा. ये ऐसा नहीं है कि हवा में हार्मोन जोड़ के दूसरे के पास पहुंच गए और फिर ऐसे आपको इन्फ्लुएंस कर दिया. ये इसको मैकक्लिंटॉक इफेक्ट बोलते हैं. जिस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था उन्होंने अपने आप ही डिबंक किया था ऐसे बाद में कि ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी कैलेंडर लगा के 4 लोगों को मैच करा दीजिए, कभी ना कभी आई डोंट नो कुछ लोगों की छुट्टियां अलाइन कर जाएंगी. स्टेटिस्टिकली इट इज़ गोइंग टू हैपन इनवेरिएबली कि आपका कभी ना कभी डेट अलाइन करे और यही होता है. हार्मोन जैसे हवा से जाके कोई टेलीपैथी नहीं करते साथ रहने लगे तो चेंज हो गया ना. मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड जर्मनी में रहती है. हमारा पीरियड आज भी सिंक्ड है. कहाँ से मेरे हार्मोन्स वहाँ पहुँच रहे हैं एक बार कभी कैलेंडर मैच करके आज तक वही चल रहा है. बट जिनकी डेट में डिफरेंसेस आता है हर महीने अलग अलग, उनको कोई चेकअप कराना चाहिए. सो अगर आपका पीरियड हर 21 to 35 डेज के गैप में आ रहा है, दिस इज़ नॉर्मल. अगर 21 डेज से कम में आ रहा है, 35 डेज से ज़्यादा लग रहे हैं, दिस इज़ अब नॉर्मल. 28 वाले नंबर पे लोग अक्सर अटक जाते हैं. 28 इज़ जस्ट एन एवरेज नंबर. इससे कम हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, या 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है या 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इट इज़ टाइम टू सी योर डॉक्टर. कंसिस्टेंटली अगर ऐसा हो रहा है, 1-2 बार तो होता ही सबका ऊपर नीचे. जो लोग मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज तो मुझे पता लग गया, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं मेरे ख्याल से किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर में एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं. आप कितना भी परफेक्टली क्यों ना कर लें, कॉन्डम यूज़ कर लें, आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस सब ले रहे हैं, फिर भी एक रिस्क तो होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है. ज़्यादा होता है लड़कों में लड़कियों में? सबको होता है. लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों के सिम्टम्स अक्सर साइलेंट रहते हैं. एक्चुअली सबके सिम्टम्स साइलेंट रहते हैं बट लड़कियों में अंदर ही अंदर बहुत झमेला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और जब सिवियर इशू हो जाएंगे तब पता चलेगा. तो मेरा रिकमेंडेशन सबके साथ ये है कि ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम. कोई भी सेक्सुअल एक्ट क्यों ना हो, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स, कॉन्डम्स फ्लेवर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो ओरल सेक्स में यूज़ करे जाएँ, इसलिए नहीं कि कमरे का माहौल अच्छा हो जाए स्मेल से. तो ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ओरल सेक्स में भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए. हाँ, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने बनाया था वो एक स्पेशल बॉय का, क्या क्या लॉजिक देते हैं कि हम. हाँ, ओ हो हाँ लॉजिक तो बहुत बतेड़े दिए जाते हैं कि कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए. काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा. तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया था. उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज़ कॉन्डम तो कितना ही बड़ा पीनस होगा. बट हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है. तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है. रॉन्ग साइज़ जो है अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है. तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है. तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट. ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल कॉन्डम पहन रहे हैं. नज़र मिला के ले नहीं पाते इतनी डिटेल में जाके. इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने सारे ऑप्शंस, अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है.
कॉन्डोम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज है? जैसे अभी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे अनोखे यूजेस बताए हैं, बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे. बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए ये एडवांटेज दे सकता है. तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है. ओके, कॉन्डोम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते कैसे हैं. पता करें? उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी. डब्बे पे, हाँ. बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं. पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली. और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया. दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए. लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सबसे कॉन्डम का मटेरियल डिग्रेड हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए. लोग लूब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम ख़राब हो सकता है. ओके, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं. क्या होते हैं ये? पर और बड़ा इनका तामझाम वाला काम होता है. मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है, बट इसका व्हाट डू यू कॉल इट, ऑडियंस अपटेक बहुत लो है. फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है. जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोज़ा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है, इनसाइड आउट. एंड इसको सेक्स के 4 घंटे पहले भी लगाया जा सकता है. रिस्क ये रहता है कि अक्सर वजाइना के वॉल और कॉन्डम के बीच में पीनस चला जाता है, तो थोड़ा फेलियर रिस्क रहता है एंड थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा क्लंकी होता है, तो इतना ज़्यादा अपटेक नहीं है उसका. ओके,